72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। नमस्कार। संसदीय इतिहास में 71 साल बाद राज्यसभा में पहली बार अविश्वास का नोटिस आया है। भाजपा बैकफुट पर है। भाजपा के मंत्री प्रवक्ता नोटिस के पीछे वर्ग और जाति को देख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री सभापति और उपराष्ट्रपति को किसान बता रहे हैं। प्रवक्ता जाट जाति को आगे कर बात कर रहे हैं, लेकिन खुद सभापति धनखड़ की बात का क्या, जिसमें वे धनखड़ जी अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकलव्य बताते हैं। मोदी जी को महात्मा गांधी के बराबर खड़ा करने का प्रयास करते हैं। वे भूल जाते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। धनखड़ जी के ऐसे अनेक भाषण आज आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, लेकिन पहले संसदीय कार्य मंत्री को सुन लेते हैं जो राज्यसभा में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। रिजिजू का मानना है कि धनखड़ किसान के बेटे हैं, इसलिए उनके विरोध में अविश्वास का नोटिस आया है। क्या रिजिजू को यह नहीं पता है कि यह देश ही किसानों का है? यहाँ 60% से ज्यादा किसान रहते हैं जो बॉर्डर से दिल्ली में आना चाहते हैं, जिनके राह में दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग है और कील गाड़े गए हैं, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वे भी किसान हैं। मोदी जी की सरकार को अगर किसानों की इतनी चिंता है तो बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की क्यों नहीं सुन रहे? वैसे भी रिजिजू जी को यह पता होना चाहिए कि धनखड़ जी किसान नहीं, आरएसएस के एकलव्य हैं। आप चौंकिए नहीं, ये बात खुद धनखड़ जी ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताई थी और राज्यसभा में सभापति के आसन पर बैठकर बताई थी। माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। क्या रिजिजू जी बताएंगे कि सभापति के आसन पर बैठकर खुद को एक संगठन विशेष का बताने से आसन की गरिमा का क्या होता है? वो अभी तब जब धनखड़ जी अपने को संघ का एकलव्य बताने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, सभापति के आसन से संघ का गुणगान भी करते हैं। That RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare
our culture, and everyone should, as a matter of fact, take pride in any organization which is acting in this manner. Leader of the opposition says that I can intervene when there is transgression of rules. If a member is speaking within the rules, I should not intervene. I agree with that. But here the member was not transgressing rules. He was trampling the Constitution of India. For this reason, an organization, I have said, is fully entitled. RSS is an organization which is a global think tank of the highest order, which is doing national service. Every organization has a right to it. Under our fundamental rights, under Part 3 of the Constitution, organizations have rights. This organization, RSS, has all the rights to contribute for national growth, for national development. सदन में किरण रिजिजू तो बाहर संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्हें कमान दी गई है। मुझको लग रहा है संबित पात्रा जी को भी सुन लेना चाहिए। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं यहां पर कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है, घटक दल भी जानते हैं कि संख्या उनके हक में नहीं है। दिस नोटिस इज गोइंग टू फॉल, ये नोटिस गिर जाएगा, कुछ होगा नहीं। मगर केवल जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। संबित पात्रा जी बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होगा नहीं। पहली बात, अगर कुछ नहीं होगा तो इतना परेशान क्यों हैं? दूसरी बात, क्या धनखड़ जी देश के इकलौते जाट हैं जो देश का सिर गर्व से उठा रहे हैं? देश को मेडल दिलाने वाली हरियाणा की पहलवान बेटियां भी तो जाट थीं। उनके साथ पुलिस और सरकार ने क्या किया? तब संबित जी आपका और आपकी सरकार को जाट की चिंता क्यों नहीं हुई? तब तो बृजभूषण सिंह के प्रेम में कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान क्या किसान नहीं हैं? साधारण परिवार से नहीं आते हैं? उनमें जाट नहीं है? उनकी बात जब सदन में विपक्ष उठाता है तो जाट शिरोमणि आपके धनखड़ जी सदन में किस तरह का व्यवहार करते हैं, जरा इसे भी देख लीजिए। One second. Interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. Maintain decorum. I know it. You are only politicizing it. You don't want a solution. No, you don't want it. Nothing is going on at all. Kisan is your last priority. Kisan is... One second. Listen to me. One second. Please. One second. Can you hear me? One second. क्या हो रहा है? Take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to name and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा, nothing else but drama. I don't want drama. No. हाँ, एक बात संबित पात्रा ने 100% सही कही। धनखड़ जी झुकते नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को महात्मा गांधी के बराबर खड़ा करने में चूकते भी नहीं हैं। इस वीडियो को देखिए और सोचिए धनखड़ जी किसे झुका रहे हैं और उपराष्ट्रपति की गरिमा का कितना ध्यान रख रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें
अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. जया बच्चन महिला भी हैं और नामी अभिनेत्री भी रही हैं। उनको क्या इसलिए कष्ट हुआ कि वे किसान और जाट व्यक्ति को सभापति की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती हैं? सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. बावजूद इसके नो कॉन्फिडेंस का कारण समझ में नहीं आया है तो मुंबई के संजय राउत, बिहार के मनोज झा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को सुन लीजिए। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा? इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने ಹೊಲ ಮೈದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहाँ से मिलने वाली है? तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं, उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में एक कदम हम सब लोगों ने उठाया है। नेता प्रतिपक्ष
खड़गे साहब ने पूरी बात आपके सामने रखी है। ये मंच पर इस देश के सभी नेतागण हैं जो संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूँ ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण हैं, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठी हुई व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाती है, समय खुद ही खा लेते हैं और बाद में जो समय होता है वो इनकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हतबलता से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को ख़त्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उनको रिमूवल की नोटिस भेजकर हमारी बात देश के सामने रखें। व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है। और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी बीट कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नजर होती है। संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हम की आवाज तो होगा कि ये स्लोगन लगा रहे हैं या चिल्लाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। तो ये जो ब्लैकनिंग आउट है जो अब तक संसद की टेलीविजन किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका ना दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक ने अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। ये हमने एडिटोरियल नहीं लिखा है। कल अगर आपने, कल या परसों का आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखा हो, तो एक एक करके सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जिनके लिए व्यक्तिगत बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा, शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनगण मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे, चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए, माई वे और हाईवे। ये पर इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा में व्यवहार हो और कैसे हम रिस्टोर कर पाएं द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच।